Hello everyone, welcome to the amazing platform of online classes, that is Excellence Classes. Myself Sumit Sharma, Chemistry Mentor in Excellence Classes. आज आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज की हमारी क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हिंदी में अपन लिखेंगे अम्ल, सारक एवं लवण। ठीक है ना, अम्ल, सारक एवं लवण। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहली बात तो ये है कि आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है ना, मैं जो भी चीजें आपको बताते चलो वो आपको सिर्फ समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। जब हमारी प्रॉपर क्लासें होंगी तो मैं आपको प्रॉपर वे में नोट्स लिखवाऊंगा। आज की क्लास में केवल और केवल आपको चीजों को सुनना है, समझना है। ठीक है, आ जाइए, बिल्कुल सभी आ जाइए। बिल्कुल मैं एकदम बढ़िया हूँ यार, एकदम अच्छा हूँ मैं। आप सभी कैसे हैं वो बताइए। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं उन सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एक्सीलेंस क्लासेस के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं आप सभी का केमिस्ट्री ट्यूटर हूँ क्लास 10th के अंदर। जो हमारा केमिस्ट्री का पार्टीशन है वो आपको मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, आपने कभी ना कभी इमली खाई हो और इमली का स्वाद कैसा होता है? आपका जवाब आएगा सर खट्टा। मैंने कहा आपने दही खाया होगा, बिल्कुल दही का भी स्वाद कैसा होता है? सर खट्टा होता है कभी कभार। नींबू का आप कहेंगे सर खट्टा। मैं कहूंगा बेटा आंवला, आप कहोगे सर आंवले का भी स्वाद खट्टा होता है। मतलब कुल मिला के आपने जो भी चीज खाई और उनका स्वाद आपको खट्टा मिला, मतलब उसमें कौन था? हमारा एसिड था। उसमें कौन था भैया? हमारा एसिड था। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले जो चीज समझाऊंगा वो है एसिड। जो मैं आपको सबसे पहले जिस आदमी से मिलाऊंगा या जिस जन से मिलाऊंगा वो है हमारा एसिड। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी बातें। सुनिएगा, मैंने कहा एसिड, मैंने कहा आज तक आपने जितनी भी खट्टी चीजें खाई हैं उन सभी खट्टी चीजों में क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सुरेश, मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। आ जाइए, आ जाइए। ठीक है ना, आपकी कमेंट में थोड़ा सा नहीं पढ़ पाऊंगा, अपन क्लास ही कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, हमने कहा आप जो भी चीज खाते हैं जिनका स्वाद खट्टा है वो एसिड है। ठीक है, अब पहली चीज ध्यान देने वाली बात, पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा ये एसिड वर्ड है, जो हमारा एसिड शब्द है, ये कौन से भाषा से लिया गया? तो हम बोलेंगे एसिड टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। जो हमारा एसिड टर्म है, एसिड टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, एसिड टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस, फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस। इसको हिंदी में भी एसिडस बोलेंगे, which means sure, which means sure। और sure का मतलब खट्टा। sure का मतलब क्या होता है भैया? खट्टा। मैंने कहा जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था दोस्त? वो एसिडस। कौन सा था? एसिडस। और इस एसिडस शब्द का मतलब क्या होता है भैया? इस एसिडस शब्द का मतलब होता है दोस्त खट्टा। क्या होता है? खट्टा। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जब टेस्ट ऑफ एसिड, कि एसिड का टेस्ट कैसा है? टेस्ट ऑफ एसिड तो मैंने अभी भी बताया था कि एसिड का टेस्ट कैसा है दोस्त? श्योर है, खट्टा है। अब आप कहोगे कि सर क्या हम सारी चीजों को चक चक के देखें क्या कि ये खट्टा है मतलब एसिड है, जो चीज खट्टी नहीं है वो एसिड नहीं है? तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, अपन सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक चीज काम में लेंगे, उनको हम इंडिकेटर्स बोलेंगे। अभी हम आगे चलकर उनके ऊपर बात जरूर करेंगे। ठीक है ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फिलहाल आप याद रखना है कि एसिड को, हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। आप सारे अम्ल को चक चक के नहीं देख सकते।
तो हम एक कागज काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा ना, उसके नीचे में एक लेक्चर और ऐड करवा दूंगा जहां पर मैंने एक्सपेरिमेंट करवा के रखा है लिटमस पेपर का। ध्यान से सुनना, लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक तो होता है ब्लू कलर का, एक होता है रेड कलर। बेसिकली जब आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डालते हो और अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमें दिया हुआ सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो आप किसी भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर अगर ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हो, डुबोते हो, और डुबोने के कारण अगर उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर क्या है, एसिड है, वो एसिड है। ठीक है ना, वो अम्ल है। तो आप लिखेंगे एसिड टर्न, अच्छा लिखना तो नहीं, सुनना ही है आपको, ठीक है ना, सुनना। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है भैया, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरी बात, जो भी एसिड के सॉल्यूशन होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है। तो आप लिखना एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि एसिड के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब एसिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर अपन करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ये। पहले हमने पढ़ा कि एसिड लैटिन भाषा के एक शब्द से आया एसिडस, जिसका मतलब होता है दोस्त खट्टा। फिर हमने कहा जो एसिड का टेस्ट है वो श्योर होता है, खट्टा होता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। एसिड सॉल्यूशन करंट कंडक्ट करती है, एसिड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लास रेगुलर आएंगे? क्लास रेगुलर क्यों नहीं आएंगे ब्रदर जी? क्लास रेगुलर आएंगे, हम रेगुलर क्लासें लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में। जब आप एसिड को पानी में घोलते हो तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। जब हम किसी भी चीज को पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में एसिड हमेशा H+ आयन देगा। आपसे आरबीएससी में पूछा जाएगा कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस देता है, अम्ल जलीय विलयन के अंदर कौन से आयंस देता है, तो आप कहोगे H+ आयन देता है। कौन से आयन देता है, H+। तो आप कहोगे एसिड गिव्स H+ ions in aqueous solution, H+ ions in aqueous solution। ये एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस देगा, H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयंस देगा। ये हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करी है। जितने भी आपको नीचे दिख रहे हैं सारे हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। ये ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसमें एसिड पाया जाता है और उनमें भी कौन सा एसिड पाया जा रहा है। जैसे कि अब आपको एक चीज तो पता है कि इमली का स्वाद खट्टा होता है, तो इमली में एसिड है, पर कौन सा एसिड है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी अगली हेडिंग है नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। तो देखिए सबसे पहला अपन बात करेंगे कि आपने कभी ना कभी सेब खाया होगा, एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल के अंदर दोस्त मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्त, मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर, संतरा खाया होगा आपने, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है दोस्त, सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है भैया, सिट्रिक एसिड होता है ऑरेंज के अंदर। संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्त इमली। इमली को इंग्लिश में टैमेराइट बोलते हैं। इंग्लिश में इमली को क्या बोलते हैं, टैमेराइट बोलते हैं, जिसके अंदर पाया जाता है दोस्त टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है भैया, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। फिर आपको चौथा याद रखना है कि हमारा विनेगर, आपने कभी ना कभी चॉपिंग बनाई होगी घर के अंदर, मम्मी बना के देती है, दुकान से लेकर आते हो तो वो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का पानी सा डालते हैं, वो है विनेगर। कौन है, विनेगर। और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में भैया एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। विनेगर के बाद में पांचवा दही, कर्ड। कर्ड को हिंदी में दही। दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है भैया, लैक्टिक एसिड पाया जाता है।
कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? लैक्टोबैसिलस काम में आता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल। सर आप बार बार ऐसे कैसे बोलते हो कि लिख लो? अरे वो तो पूछो ही मत आप। अरे वो मतलब लिखना नहीं है आपको आज की क्लास के अंदर, पर कभी हो जाए कि बस फ्लो में बोल लो कि लिखो, तो लिखना नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में कुछ लिखना नहीं है, आपको सुनना है सिर्फ और सिर्फ। वो तो क्या मेरा फ्लो बना हुआ है कि मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में बोलता रहता हूँ कि लिखो, उठाओ अपनी कलम और बदल लो अपनी जिंदगी। तो ये ऐसा डायलॉग है, तो वो मेरे फ्लो में आ जाता है कभी कभार। पर आज की क्लास में आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना? सारी की सारी चीजें आपको सुननी है, मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करनी है। तो आओ याद कराते हैं। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है भैया? मैलिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा होता है? एसिडिक। और कर्ड, दही के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर हम बात करें टोमेटो, टोमेटो का भी तो स्वाद खट्टा होता है, तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है भैया? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर के अंदर। फिर हम बात करें टमाटर के बाद में सातवां नंबर, सातवां मतलब स्टिकिंग ऑफ रेड एंड्स। कभी ना कभी आपको लाल चींटी ने काटा है, स्टिकिंग ऑफ रेड एंड्स। तो बोलो लाल चींटी आपको काट के जाती है तो क्या होता है? आप कहते हो सर लाल चींटी काट के जाती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इरिटेशन सी होती है, खुजली आने लग जाती है। वो है ना आपके साथ, जब आपको कोई भी चींटी काट जाती है भयंकर दर्द होता है, मधुमक्खी काट के चली जाती है सूजन आ जाता है, जलन होता है। क्यों? क्योंकि वो जब आपको डंक मारती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है, उस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं भैया? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। जब वो हमें काटती है तो हमारे शरीर के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है, जिससे हमें इरिटेशन, सूजन, खुजली, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम आगे बात करें, आठवां नंबर गैस्ट्रिक जूस। इसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है भैया इसके अंदर? इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, फिर नोवा की बात करें, आंवला। आंवले में कौन सा एसिड होता है? आंवले के अंदर भैया एसिड होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आंवले में कौन सा एसिड होता है भैया? आंवले में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हम 10वें की बात करें, आंवले के बाद में यूरिन। यूरिन, यूरिन में कौन सा एसिड होता है भैया? यूरिक एसिड होता है। यूरिन में कौन सा एसिड होता है? यूरिक एसिड होता है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? कि एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, फिर टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, स्टिकिंग ऑफ रेड एंड्स के अंदर फॉर्मिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड। ठीक है, ये सारे के सारे एसिड्स आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम के अंदर अक्सर एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? अक्सर हमें एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चंस इनसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है और याद करनी है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? सबको समझ में आ रहा है? किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, क्लियर है? चलें फिर। सर नोट्स बनाने हैं? नहीं नहीं, नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना? नोट्स अभी फिलहाल आपको नहीं बनानी है। आगे जब क्लासें होंगी तो मैं नोट्स प्रॉपर वे में आपसे बनवाऊंगा, ठीक है ना? और अगर टाइम कम रहा तो मैं मेरे लिखे हुए नोट्स आपको दे दूंगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या खुद लिख लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना? नोट्स मैं दूंगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। हमारे पास एसिड भी अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ एसिड, हमारे पास बेटा एसिड भी अलग अलग टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ एसिड, तो देखो हमें एसिड मिलता कहाँ से है? सोर्स। उसके सोर्स के आधार पर हम एसिड को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? एक तो होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, एक तो कौन सा एसिड होता है? ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना? और एक हमारे पास, इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। एक हमारे पास होता है मिनरल एसिड। कौन सा एसिड होता है भैया? मिनरल एसिड, जिसको हम बोलते हैं खनिज
अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? खनिज अम्ल बोलते हैं, ठीक है, खनिज अम्ल। और ये कौन सा है? ये आपका है भैया कार्बनिक अम्ल, ठीक है। हमें दो तरीके के एसिड मिलते हैं, हमने दो टाइप्स के एसिड देखे हैं। एक तो कौन सा देखा है भैया? एक तो आपने देखा होगा कार्बनिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एक होता है मिनरल एसिड। ऐसा एसिड जो आपको प्लांट से, एनिमल से, इनसे मिलता है, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऐसे एसिड जो आपको प्लांट से, एनिमल से मिले, हम उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। those acid which secretes by animals or plants, ऐसे एसिड जो एनिमल्स और प्लांट्स द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल में आपका फॉर्मिक एसिड आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड याद रखना पड़ेगा, फिर एसिटिक एसिड याद रखना पड़ेगा, एसिटिक एसिड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आगे आपको लैक्टिक एसिड याद हो तो लैक्टिक एसिड याद रख लो। ये सारे के सारे आपको कहाँ से मिल रहे हैं? सारे के सारे आपको मिल रहे हैं भैया प्लांट या एनिमल से। तो याद रखिएगा, ऐसा अम्ल, ऐसा एसिड जो आपको प्लांट्स या एनिमल से मिले, हम उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। कौन सा एसिड बोलेंगे भैया? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। और ऑर्गेनिक एसिड में आपको फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड याद रखना है। और मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें मिलते हैं कहाँ से? पत्थरों से, मिनरल से, उन सबको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। those acid which are obtained from rocks and minerals, ऐसे एसिड जो हमें मिनरल्स, खनिज और चट्टानों से मिले, पहाड़ों से मिले, पत्थरों से मिले, हम उसको बेटा मिनरल एसिड बोलते हैं। और मिनरल एसिड में आपको ये तीन जने याद रखने हैं। एक तो HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं भैया? मिनरल एसिड होते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप NCERT पढ़ लें, फिर क्लास देख लें, वो तो आपके ऊपर है, देखो जैसे भी। पर मेरा ये मानना है कि पहले आप क्लास देख लो, फिर NCERT कर लो, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, जहां तक मेरे को लगा नहीं, ठीक है ना? ये बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आप क्लास ले लीजिए, फिर NCERT कर लो, क्योंकि उससे फिर आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है बुक के प्रति वो ज्यादा होगा। आप बुक से ज्यादा चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा एसिड है वो हमें दो तरीके से मिल रहा है, एक तो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू, तो उन एसिड्स को तो हमने ऑर्गेनिक एसिड कहा, और एक ऐसा एसिड जो हम रॉक से, पहाड़ों से, चट्टानों से, खनिजों से प्राप्त करेंगे, उन्हें हम मिनरल एसिड बोल रहे थे। जैसे आपका HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे के सारे मिनरल एसिड होते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? क्लियर कट है ना सबको? कोई ऐसा है जिसके थोड़े बहुत भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर देते हैं भाई। चले फिर आगे बढ़ूं, मैं आगे आ जाए, ठीक है? चलिए फिर, चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है, नाम मिटा ही देते हैं, क्या ही हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो मेरी बात, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एसिड भी दो तरीके के हैं, ये तो थे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड तो थी। एक हमारे पास है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हमारे पास कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक हमारे पास कौन सा है? एक है हमारे पास वीक एसिड। देखो एसिड भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, एसिड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। अगर आप किसी एसिड को पानी के अंदर घोलते हैं, अगर आप किसी एसिड को पानी के अंदर घोलते हैं और वो पानी के अंदर पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ऐसा एसिड जो पानी में घोलने पर पूरी तरीके से घुल जाए उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना? कंप्लीटली
completely ionize in water, पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं। अब आप कहोगे सर कौन से होते हैं ऐसे, तो मैं कहूँगा बेटा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सारे के सारे आपके लिए कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये पानी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाते हैं। इनको जैसे ही आप पानी के अंदर रहोगे ये जल्दी से आयोनाइज हो जाएंगे, घुल जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। फिर वीक एसिड कौन सा होता है? जो पानी के अंदर आयोनाइज नहीं होता, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, पूरी तरीके से नहीं घुलते, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ये पानी के अंदर अच्छे से नहीं घुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, ये ऐसे एसिड है जो पानी के अंदर ढंग से घुलते ही नहीं है, आयोनाइज ही नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो एसिड होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, एग्जाम्पल में HNO3, H2SO4, HCl। और वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। अब एक चीज याद रखना, H2SO4, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, इज नॉन एज किंग ऑफ एसिड। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि अम्लों का राजा आप किसे कहोगे, किंग ऑफ एसिड के नाम से आप किसे जानते हो, तो आप कहोगे सर हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। बोलो यहाँ तक क्लियर है? किंग ऑफ एसिड के नाम से आप किसे जानते हो? सल्फ्यूरिक एसिड को जानते हो। यहाँ तक बात सबकी क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये क्लियर है यहाँ तक? चले फिर आगे, चले शुरू करें, आगे बढ़ जाऊं मैं। देखो कुछ डाउट्स तो आपके कॉमन डाउट्स हैं, तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सबका वही है कि सर कॉपी कौन सी डालनी है, सर लेक्चर कैसे देखने हैं, लेक्चर कैसे तो क्या देखने हैं, फोन चालू कर दो लेक्चर दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा फोकस यहाँ पर रखना। ऐसे नहीं कि लेक्चर तो चालू है, फोन के अंदर तो मैं बोल रहा हूँ, आपका ध्यान और नहीं है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन एज किंग ऑफ एसिड, ये चीज आपको याद रखनी है। बोलो याद रख लोगे? ये सारी की सारी बातें रही आपकी एसिड के ऊपर, सारी की सारी बातें किसके ऊपर रही भैया? एसिड के ऊपर। अब मैं आपको काम की चीज बताता हूँ, रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं आज, ठीक है। रिएक्शंस के ऊपर अपन अभी बात करें। हम हेडिंग लगा रहे हैं, इतनी देर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम एसिड के रासायनिक गुण धर्मों के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम अम्ल के रासायनिक गुण धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर अपन एसिड के अंदर कोई चीज मिलाएं तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन सब के ऊपर अपन अभी बात करेंगे। अच्छा मेरी राइटिंग अच्छी है ना? मानते हो ना तुम? अरे तुम मान तो रहे हो मेरी राइटिंग अच्छी है, बस और क्या चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की हम बात कर रहे हैं, अम्ल के रासायनिक गुण धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपको पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है, पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि आप अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा देते हो, अगर आप किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा देते हो, अगर आप किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा देते हैं तो आपके पास सॉल्ट बनता है, प्लस में एक गैस बाहर निकलती है, उस गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अगर मैं केमिस्ट्री में कहीं भी तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा दूंगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पर गैस क्या हो रही होगी? बाहर निकल रही होगी। गैस क्या हो रही होगी भैया? बाहर निकल रही होगी, ठीक है। गैस क्या हो रही होगी? बाहर निकल रही होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं मैं। एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और आरबीएससी ने यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है,
आरबीएससी ने पहले वाली प्रॉपर्टी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि वो कहता है कि क्या होता है जब अपन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में जिंक मिला देते हैं, क्या होता है जब हम H2SO4 में जिंक मिला देते हैं। अब सुनो, रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, आपका भाई बैठा है यार, आपको रिएक्शन रटने नहीं दूंगा मैं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो H2SO4 प्लस में जिंक है, अब यहाँ से H2 बाहर कर दो क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2, तो ये H2 गैस तो बाहर निकल गई। अब बचा कौन, आप होगे सर H2 तो गया, बचा कौन, दिख रहा है कि आपको बचा कौन, आप होगे सर SO4, कौन बच रहा है SO4, तो Zn को SO4 के साथ जोड़, आपका जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। सॉल्ट क्या बनेगा भैया, जिंक सल्फेट बनेगा। तो याद रखना, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिला देते हैं तो आपके पास जिंक सल्फेट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है, ये पहला हिस्सा। दूसरा, अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये तो एसिड नहीं हुआ फिलहाल, कॉपर सल्फेट तो मत लीजिए, आप लीजिए HNO3, नाइट्रिक एसिड, HNO3 ले लीजिए। अगर आप HNO3, चलो HCl ले लो आप, अगर आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक मिला दोगे तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है, मतलब H2, और यहाँ पर H कितना है 1, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लगते ही H कितना हो गया 2 हो गया, तो H2 बाहर निकल गया, और बचा कौन ZnCl2, कौन बचा भैया ZnCl2, और ZnCl2 को आप क्या बोलते हो, जिंक क्लोराइड बोलते हो, क्या बोलते हो भैया, जिंक क्लोराइड बोलते हो। बोलो ये चीजें आपको समझ में आई कि जब आप किसी भी एसिड में मेटल मिला देंगे तो सॉल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है, क्योंकि गैस तो कोई सी भी बाहर निकलती है। मैं कहूँगा बिल्कुल, एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो हम कहेंगे बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉप साउंड, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉप साउंड, हमें पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉप साउंड। पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि बेसिकली हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है कि नहीं निकली है, ठीक है। अब इस पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट में होता क्या है बेसिकली कि हम एक है ना टेस्ट ट्यूब लेकर बैठे हैं, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और ये हमारे पास है इसका स्टैंड, जहां पर हम इस टेस्ट ट्यूब को किसी चीज से ऐसे पकड़ के रखेंगे, किसी भी चीज से क्या करके रखेंगे भैया, पकड़ के रखेंगे, ऐसे हमने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, पकड़ लिया इसको आपने, ये हमारा स्टैंड है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी पहले से हमने इसके अंदर पहले से क्या डाल के रखा है, कुछ एसिड डाल के रखा है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाल के रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रखा है। फिर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में छोटे छोटे टुकड़े किसके डाल दिए, कॉपर के डाल दिए, किसके डाल दिए, कॉपर के डाल दिए, और यहाँ पर लगा दिया लकड़ी का ढक्कन, जिसे हम बोलते हैं कॉर्क, क्या बोलते हैं कॉर्क। और इस कॉर्क में यहाँ पर छेद करके और यहाँ पर ऊपर और नीचे छेद करके एक पाइप निकाल दी, कांच की नलिका जोड़ दी, और ये कांच की नलिका आगे कहाँ जुड़ गई, हमारा एक बर्तन है जिसके अंदर हमने साबुन का पानी डाल के रखा है, क्या डाल के रखा है, साबुन का पानी, वहां पर डुबो दिया इसको। अब जैसे ही हमने क्या किया, दोबारा से सुनो, सारी चीजों को दोबारा से रिकॉल करेंगे, आराम से करेंगे। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया H2SO4, उसके अंदर कॉपर के टुकड़े डाल दिया, कॉपर कौन है, मेटल, और इसको एक ढक्कन से ढक दिया, उसको हमने बोला कॉर्क, क्या बोला, कॉर्क। और कॉर्क के छेद के अंदर तो वहां से कांच की पाइप निकालकर साबुन वाले पतीले में या साबुन वाले बीकर में डाल दिया। अब जैसे ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बने, ये चीज तो श्योर है क्योंकि आपने H2SO4 के अंदर कॉपर डाला है, आपने मेटल की रिएक्शन करवाई एसिड के साथ, तो वही बात है CuSO4 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगा और बाहर आके साबुन वाले पानी में जाएगा, और साबुन वाले पानी में जाएगा तो आपको पता है कि क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, क्योंकि अपन साबुन के पानी अगर हवा डालते हैं तो क्या बनता है, बबल्स बनते हैं। अब ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। अब मैं जब इन बबल्स के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आऊंगा,
जलती हुई मोमबत्ती लेकर आऊंगा तो ये बबल्स फूटेंगे, और जब ये फूटेंगे ना तो ये पॉप साउंड निकालेंगे, पटाखे जैसी आवाज निकालेंगे, पट 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 पट, तो वो पॉप साउंड निकालेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ये आपके बुक के अंदर भी डायग्राम बना हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वाला डायग्राम थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आप बुक वाला देख लीजिए, ठीक है ना। देखना आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना, सर्च आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे डायग्राम बनाने इतने अच्छे नहीं आते। तो अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बुक के अंदर भी अपने पास पड़ा है। पहली चीज समझ में आई आपको। अब हम दूसरी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरी रिएक्शन करवाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देंगे, अगर आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। अब अगर आप इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, एक बार रुकिएगा 2 मिनट, अच्छा माइक डिस हो गया, 1 मिनट दीजिए आप। मुझे बस 1-2 मिनट दे दीजिए, ठीक है। नहीं सर आप डायग्राम अच्छे बनाते हो। अरे सच्ची में अच्छा बना रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि मेरे से डायग्राम बनते ही नहीं है। हाँ माइक डिस हो गया है इसलिए बीच में क्लास रुक गई है। रुकी तो नहीं है, रोकी तो नहीं है मैंने, पर माइक मैं लगा रहा हूँ, वायर वाला लगा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी, ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। डिस्टरबेंस के लिए भैया माफी चाहिए हमें ही, ठीक है ना। हमने क्या किया कि सीधा ही जोड़ दिया उसको, क्या किया हमने, सीधा ही जोड़ दिया। अब सीधा जोड़ा तो वो आवाज तो करेगा, सीधी सी बात है, लाजमी बात है कि आवाज तो करेगा वो, इसलिए दिक्कत आई है। पर कोई नहीं, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया है, क्योंकि हमारा ब्लूटूथ वाला माइक ही तो डिस हुआ है, और माइक तो सही है, और माइक तो हमारे सही हैं, तो उससे चला लेंगे। थोड़ा सा मैंने कैमरे का एंगल भी सही किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आवाज आ रही है, एक बार मुझे बताएं, आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है, माइक लगा लिया मैंने वापस, ठीक है, आवाज आ रही है, आइए फिर आइए आइए, अरे कहाँ जाती हो यार तू, वापस शुरू करती है, आ जाइए सेकेंड वाला, ठीक है ना। वो क्या उसका माइक डिस हो गया था, और मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी देखना, टीचर भी तो थोड़ा सा आलसी है, ध्यान नहीं देता हूँ मैं, तो उसके अंदर दिक्कत हो गई। तब हम दूसरा पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि जब आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, जब आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, जब आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा भैया, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भैया, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अब जब आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, जब आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पर मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एक चीज स्टार लगा लो, स्टार का मतलब है मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन इन आरबीएससी बोर्ड। स्टार का मतलब क्या है, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन इन आरबीएससी बोर्ड, क्योंकि आरबीएससी के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैं स्टार बना के लिखवा देता हूँ। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या पूछेगा, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो देखो बेटा, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है भैया, क्षारीय होती है, बेसिक होती है, ठीक है। क्या होती है, बेसिक होती है। यहाँ तक क्लियर है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। सर ये माइक भी तो अच्छा है, अरे माइक तो सारे अच्छे हैं, माइक के अंदर तो मेरे को दिक्कत है ही नहीं, मेरे को दिक्कत है इस वायर से, ठीक है। मेरे को दिक्कत माइक से नहीं है, मेरे को दिक्कत है वायर से। अब ये वायर पूरे दिन लटका रहेगा, अब जैसे अपनी 5-10 मिनट की और क्लास बची है उसके लिए लटका रहेगा, मेरे को लटका हुआ अच्छा नहीं लगता। वो ठीक है कि माइक वहां रख दो फिर पढ़ाते रहो, फ्लो बन जाता है, इसके लिए मेरे को माइक भी मेरे पास में रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं आपको, मतलब कि बहुत ऐसा बेचिंजा सा काम लगता है मेरे को, बहुत उलझा भरा काम, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है भैया, बेसिक होता है। जब आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे आपने कॉपर की रिएक्शन, कॉपर कौन है, मेटल,
कॉपर की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ करा दी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवा देते हो, किसके साथ करवा देते हो भैया, HCl के साथ। HCl के साथ कराओगे, इधर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 H चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, नहीं होते क्या, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। बेसिकली जैसे ही आप पहले तो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO बन गया, कॉपर की रिएक्शन करवाते। अब आपको बेसिकली क्या चाहिए, 2 H चाहिए, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो यहाँ पर H के आगे 2 लगा दिया, तो H2, एक O ऑक्सीजन, कॉपर का मान लेंगे तो एक O यहाँ चला गया, फिर बचा कौन, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। क्या बचा भैया, कॉपर क्लोराइड। मुझे पता है आपके थोड़ी सी उलझन हुई है, क्योंकि मैंने रिएक्शन के अंदर वैलेंसी को थोड़ा चेंज किया, मैं दोबारा से समझाऊंगा। तो मुझे पता है कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके उलझाट हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कहा कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराओगे, अब सुनो क्या होगा, मुझे पानी निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहोगे सर 1 है, कितने हैं, 1, मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, 2 H आ गए, एक O कॉपर से मान लेंगे तो क्या बन गया, H2O। अब बचा कौन, CuCl2, ये कौन है भैया, कॉपर क्लोराइड है। कौन है, कॉपर क्लोराइड है। कौन है, कॉपर क्लोराइड। फिलहाल आपको 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी और आपके लिए, ठीक है ना। फिर मुझे तो पढ़ाना है, आपको डेटा याद रखने हैं कि हाँ, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आइए लास्ट के 1-2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है ना, आपसे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अच्छा, आप उस वीडियो की बात कर रहे होंगे जो मैंने एक बार पिछले साल रिकॉर्ड किया था बच्चों के लिए, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ठीक है, तो वो आपको कभी और सुनाएंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास वो डायरी नहीं है जहाँ पर मैंने उसको लिख के रखा था। मेरे को थोड़ी बहुत चीजें ही याद हैं, उसकी पूरी भी याद नहीं है। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं भैया सोलंकी जी का काम कर दूं। सोलंकी जी ने आईडी में हमसे पूछा है कि सर वो एक पोएम लिखी थी आपने, पोएम तो नहीं थी, वो कविता थी। वो कविता क्या थी देखिए, हम आपको बताते हैं। अब अगले का मन है, सुना देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबका मन हो गया, चलिए कोई नहीं, सबको सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सुना देंगे। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने यही लिखी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं डायरी में लिख के रखता हूँ, मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। वो बेटा इसमें तो लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो लिखी हुई नहीं है, तो वो मैं आपको आज के दिन तो नहीं सुना पाऊंगा। पर मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, कि आप अपना फ्यूचर तो चेंज नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है कि आप आज ही चाहो तो राजस्थान बोर्ड टॉपर बन जाओ, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। हम हमारी आदतें बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। निश्चित रूप से आपके द्वारा बदली गई आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो मेरी बात अक्सर याद रखिएगा 10th वालों, कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और आपके द्वारा बदली गई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल सकती हैं, ठीक है। तो हमें हमारी हैबिट्स को चेंज करना है, क्योंकि हमारी हैबिट्स अच्छी होगी तो हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ पाएंगे, ठीक है। और मेहनत करेंगे तो भैया आप भी औरों की तरह साइंस के अंदर 95, 96, 97, 100 में से जरूर लेकर आएंगे भाई, 99 तक भी जाएंगे, 100 में से 100 भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की सभा को हम इतना ही रखेंगे, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। हाँ, क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी, एप्लीकेशन के ना क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी, और जहां तक मुझे लगता है ये क्लास मेरे YouTube चैनल में भी जाएगी, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फिर दोस्तों, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। जब तक क्या करोगे, अरे पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू एंड गुड बाय।